नमस्कार, एजुटेक में आपका स्वागत है। एजुटेक आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर पृथ्वी के प्रभाग। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी के कौन-कौन से प्रभाग हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक विशेष क्षेत्र में अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली चीज़ें मिट्टी, पानी, जल, वायु के साथ संपर्क करने वाले जीवित जीव, ठीक है? जिसमें पौधे और जानवर के अलावा सूक्ष्म जीव भी शामिल होते हैं, का एक समूह होता है। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या होता है? के अंतर्गत हम समझते हैं कि जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं और सजीव चीज़ें हैं, वे उन सबका एक समूह है। फिर इनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा का प्रवाह, पदार्थों का चक्रण शामिल होता है। तो इनके अंदर इनके जो क्रिया होती है, इनके मध्य क्रिया कैसे हो, जीव, सजीव, निर्जीव के बीच क्रिया कैसे हो सकती है? जैसे हम सांस लेते हैं, हम सजीव हैं और वायु निर्जीव, तो निर्जीव सजीव में पहुंच गई। तो ये एक क्रिया है, तो वो कैसे आई? यही है चक्रण उनका, ठीक है ना? और ऊर्जा, हम अन्न खाते हैं, फिर अन्न से ऊर्जा मिलती है, अपघटक होता है, अपघटन होता है चीज़ों को मरने के बाद। तो ये एक चक्र के माध्यम से सारा कुछ चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं अंतःक्रिया। यह जीवित जीवों का एक जटिल और परस्पर जुड़े हुए समुदाय को व्यक्त करता है। यानी जो होता है पारिस्थितिक तंत्र, जीवित जीव होते हैं और उनसे परस्पर जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके समुदाय को यह व्यक्त करता है, जो क्या करते हैं, अपने भौतिक पर्यावरण जहाँ रहते हैं उसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र आकार में बहुत भिन्न भिन्न होते हैं, बहुत छोटा भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। छोटा होता है तो एक तालाब, एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। बड़ा हो सकता है तो जैसे अमेजन जैसे विशालकाय जंगल, महासागर, ये भी हो सकता है। तो पारिस्थितिक शब्द जो है सबसे पहले उपयोग किया गया 1935 में एल.जी. टांसले के द्वारा। तो उन्होंने फिर इसको परिभाषित किया। उनके अनुसार वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक कारकों को अगर एक साथ रख दिया जाए, उसके फलस्वरूप जो तंत्र विकसित होता है, बनता है, उसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है? तो आपसे इस निवेदन है कि इस चैनल पर अगर नए हैं या इस पे आए हैं, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए शेयर करके, ताकि हम और अधिक जानकारी के साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वस्तुएं प्रस्तुत कर सकें। आगे बढ़ते हैं, तो विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रीय प्रभाग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनका जो प्रभाग है, उनको 3 भागों में बाँट दिया गया कि 3 एक ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई कि हम इसमें ये चीज़ें रखेंगे। पहली ब्रॉड कैटेगरी का नाम है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रीय प्रभाग, ठीक? दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाग, तीसरा विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक? अब इसमें हम देखते हैं कौन-कौन से होते हैं। अब स्थल पर अगर हम जब भी कोई चीज़ अध्ययन करते हैं, तो 2 उसके कारक होते हैं, 2 उसके आधार बनते हैं। पहला देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा। तो मुख्यतः ज़्यादातर चीज़ें अक्षांश रेखा के आधार पर अध्ययन की जाती हैं, चाहे टेम्परेचर हो, जलवायु हो, वर्षा हो, ना? ठीक है? ऋतुएँ हैं, उनका दिनमान हो, ये सारी चीज़ें। तो यह भी जो इनका निर्धारण किया गया पारिस्थितिकी तंत्र का, वो भी अक्षांश रेखा के आधार पर हम स्थल पर देखते हैं कि कौन से कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश पर यानी भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया जो है, वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र, जहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक तापमान होता है, वर्षा भी अधिक होती है और वायुमंडल में आर्द्रता भी बहुत अधिक होती है। तो इस कारण से वहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है और जीवों की संख्या भी अधिक मिलती है। इसका दूसरा है वर्षा वन के बाद सवाना क्षेत्र होता है, यानी वर्षा कम हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा, घासें उगेंगी, छोटे-छोटे जो होते हैं जंगल होंगे और जो वृक्ष होंगे, वह भी कैसे होंगे, जो कि कुछ समय सूखे में रहने के लिए योग्य हों। तो ऐसे क्षेत्र को हम सवाना के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसके और हम बड़े अक्षांशों की ओर चलते हैं तो क्या मिलता है हमें फिर? क्या मिल जाता है? सूखा एकदम से रिक्त स्थान, खास तौर से जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग में। अफ्रीका एक
महाद्वीप है जो पूरब से पश्चिम पूरा एक मारुस्थल एरिया को व्यक्त करता है। तो हम ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, और पौधे भी बहुत नाम मात्र के मिलते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो भूमध्य सागर का क्षेत्र आ जाता है। तो भूमध्य सागर के चारों ओर मिलने वाले जो होते हैं प्रभाग को हम भूमध्य सागरीय प्रभाग के अंतर्गत रखते हैं, जिसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम में लगभग सभी महाद्वीपों में मिलता है। ठीक, इसके और उत्तर चलते हैं तो हमें फिर मिलेगा घास का मैदान मिलेंगे, शीतोष्ण वर्षा वन मिलेगा, शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो मिलेगा। चपराल क्षेत्र एक मिलता है। चपराल क्षेत्र में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और फिर और ऊपर जैसे चलते हैं और ऊंचे अक्षांश पर लगभग 60 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पर टैंगा वन मिलना शुरू हो जाते हैं, जो मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन, इसे बोरियल वन भी कहा जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे 70 के आसपास आते आते क्या होते हैं, वनस्पति लगभग समाप्त होने लगती है और ऐसे ही रीजन को हम टुंड्रा रीजन कहते हैं। तो इस तरीके के आपके स्थल पर पाए जाते हैं प्रभाग। फिर जल दूसरा पर इसका वर्ग था। जल के अंतर्गत क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो ही समूह होते हैं, दो इसमें क्षेत्र आते हैं। एक होता है खारा जल या समुद्री जल, दूसरा ताजा पानी का या मीठा जल। तो इसमें क्या होता है, समुद्री जल में समुद्र के अलग अलग भागों में हम सब डिवाइड कर सकते हैं कि अटलांटिक महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, प्रशांत महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, हिंद महासागरीय। फिर इसमें भी अगर हम बांटना चाहें तो इक्वेटोरियल प्रशांत महासागर, फिर पोलर रीजन का सागर होते हैं जो, ठीक है। तो इस तरीके से इनका हम सब डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा है ताजा पानी। जैसे ताजा पानी की स्रोत क्या होते हैं, झील हैं जो ताजे पानी की है, बर्फ जहाँ पिघलती है, ग्लेशियर के पास का क्षेत्र है, फिर है नदी है, वर्षा का जल जहाँ पर इकट्ठा होता है, यानी तालाब है, नहरें हैं, ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके अलावा सागरों में पाए जाने वाले जैसे कोरल एरिया होते हैं, कोरल रीफ होते हैं, वहाँ के उनके अलग से हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर दोनों जल मिलते हैं, वो क्या होता है, मुहाना। तो नदी का मुहाना दो प्रकार का होता है, जिसमें एस्चुरी और डेल्टा होते हैं। तो इनको भी हम पारिस्थितिकी क्षेत्र के एक प्रभाग के रूप में जानते हैं। तीसरा जो समूह है, विशिष्ट पारिस्थितिकी के अंतर्गत ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जो वहाँ पर तापमान न्यूनतम होता है अगर कहा माना जाए, और बर्फीला एरिया होता है। तो ऐसे क्षेत्रों के ध्रुवीय बर्फ और ध्रुवीय क्षेत्र दोनों एक ही मायने में लिए जाते हैं, ठीक है। तो और इसको भी हम एक प्रभाग के रूप में देखते हैं। फिर पर्वतीय क्षेत्र, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका अलग से ही हम एक वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पर्वतों की ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इक्वेटर टू पोल की कंडीशन हमें मिलती जाती है। तो इसलिए उनका हम, जबकि उनकी स्थिति हो सकती है कि मिड लैटिट्यूड के आसपास हो या अक्षांश क्षेत्र में हो या इक्वेटोरियल में हो या फिर आपके सब ट्रॉपिकल में हो, तो इस तरीके से इनको हम एक अलग से भाग में रख देते हैं। उसके बाद आर्द्र भूमियाँ, दलदल क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी अधिक रुक जाता है फिर सूख जाता है। तो इस तरीके के क्षेत्र भी इसको हम रखते हैं। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में कि मानव के द्वारा जो समस्त हुआ है परिवर्तन, उनकी अलग से हम पारिस्थितिकी अध्ययन करते हैं। या मानव निर्मित पारिस्थितिकी की बात करें तो उसे हम एक शब्द में कह देते हैं कि इसको हम शहरी पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में तो बात हो चुकी है, जिसमें हरी हरी घासें, हरी हरी वनस्पति और उच्च जैव विविधता पाई जाती है। वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है और बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं, घने होते हैं जिसमें, ठीक है। दूसरा सवाना था। सवाना में बिखरे घास का एक क्षेत्र है जो शुष्क घास होते हैं, नमी मतलब कड़ी पत्ती वाली घासें होती हैं और बिखरे हुए पेड़ मिलते हैं जगह जगह पर, वहाँ पर ये होता है सवाना। और ये क्या होता है, अक्सर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बीच में ही मिलते हैं, ठीक। जिसमें शेर और हाथियों जैसी प्रजातियों के क्या कहते हैं, इनको समर्थन करते हैं, यहाँ पर अस्तित्व में होते हैं। इसके बाद रेगिस्तानी क्षेत्र मिल जाता है, जिसके बारे में बात किया गया था कि अत्यधिक तापमान भिन्नता वाला शुष्क क्षेत्र होता है, यानी दिन में कुछ होगा, रात में कुछ होगा तापमान, और परिणाम स्वरूप विरल वनस्पति भी मिलती है वहाँ पर, और जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है, जिससे वहाँ पर रहना जानवरों के लिए या इंसानों के लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं होता। फिर भी जो अनुकूलन कर लेते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, वो वहाँ पर रह लेते हैं। भूमध्य सागर के चारों ओर का क्षेत्र, इनमें गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल का मतलब गर्मी में बरसात नहीं होती है, ठंडियों में बारिश होती है। और इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि एक जो रसदार पौधे होते हैं, रसदार फल वाले पौधे, उनकी इस क्षेत्र में क्या होती है, संख्या अधिक होती है, उनका उत्पादन अधिक होता है। तो ऐसे जानवरों, ऐसी तरह से कुछ विशिष्ट प्रकार के जानवरों को भी यह आश्रय प्रदान करता है। उसके बाद है शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन
के माध्यम से इसमें क्या होता है, मध्यम तापमान पाया जाता है, बहुत अधिक गर्मी न तो बहुत अधिक ठंडी पाई जाती है। ये थोड़े कठोर होते हैं, अपेक्षाकृत बहुत कठोर नहीं, लेकिन पत्तियाँ इनकी कोनिकल तो होती है ये, मतलब शंकुधारी होते हैं और पर्णपाती होते हैं, सदाबहार नहीं होते हैं। 2 कंडीशन होती है पौधे के साथ में पेड़ों के, एक तो होते हैं सदाबहार, जैसे के मिलते हैं इक्वेटोरियल रीजन में सदाबहार पौधे मिलते हैं, हर समय उसमें पत्तियाँ लगी रहती हैं। उसी तो फिर जैसे-जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं या दक्षिण की तरफ जहाँ पर वनस्पति का विस्तार होता है, वहाँ पर पत्तियाँ मौसम के अनुसार चेंज होती रहती हैं, वो गिरती रहती हैं, आती रहती हैं, गिरती रहती हैं, आती रहती हैं। बसंत होता है, पतझड़ होता है, ठीक है? तो इस क्षेत्र में खास तौर से शीतोष्ण वन क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर ऋतुओं की 4 अलग-अलग मौसम कैसे, एक पतझड़ हो गया, एक हो गया आपका जब उसमें पल्लव आने लगते हैं, ठीक है? एक बहुत अधिक गर्मी की ऋतु, एक अधिक ठंडी की ऋतु। तो ये इस तरीके का 4 अलग-अलग मौसम होते हैं जिसमें पौधे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं और फिर धारण करते हैं। शंकुधारी पेड़ों की विभिन्न प्रकार के वन्यजीव शामिल होते हैं। दूसरा, इसके आगे शीतोष्ण वन का जो दूसरा होता है, वह होता है मध्यम वर्षा वाले समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें पर्णपाती पेड़ मिलते हैं। इसका रीज़न अगर हम देखें तो अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ जाता है, ठीक है? और ये होता है शीतोष्ण वर्षा, बट इन तीनों को अगर एक साथ में अगर हम देखें, तो जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर इनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं और पर्णपाती प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है? जहाँ पर मध्यम समशीतोष्ण जलवायु होती है, शीतोष्ण मौसम यानी वर्षा भी समय-समय पर होती रहती है, उनमें मुलायम पत्ती पाई जाती है और उन भी पर्णपाती ही प्रकार के होते हैं। फिर भारी वर्षा वाले क्षेत्र में गीले वन जहाँ पर मिलते हैं, वह पर वर्षा वन के अंतर्गत रखा गया, वो भी शीतोष्ण का ही क्षेत्र होता है। इसके जस्ट बाद आते हैं, हम चलते हैं उत्तर में, तो हमें मिलते हैं बोरियल वन, जो उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले टैगा के शंकुधारी जंगलों का प्रभुत्व है। अब शंकुधारी तो ये भी शीतोष्ण में भी तो और ये भी है। इसमें डिफरेंस है कि इनकी लकड़ियाँ क्या होता है, मुलायम होती है और ये सघन होते हैं, और क्या खास तौर से होती है, सदाबहार होते हैं। यह मूस और भेड़ियों जैसे जानवरों का घर है। भेड़िया खास तौर से पाए जाते हैं यहाँ पर। इसे बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है। ये पेड़ों से घिरा एक ठंडा जंगल वाला बायोम है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है कि यहाँ पर अधिक ठंड होती है और वर्षा अधिक होती है और सदाबहार होते हैं। फ़र्क यही है इसमें। चपरल हल्की गीली सर्दियाँ, यानी सर्दियों में वर्षा होती है, याद रखिएगा इसमें चपराल क्षेत्र में। गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर के रीजन में। यह एक तटीय बायोम जिसमें अक्सर झाड़ियाँ होती हैं, यानी तट के पास में पाए जाने वाले क्षेत्र भूमध्य सागरीय रीजन और तटीय क्षेत्र में मिलती है। जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मिलता है हमें टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन आर्कटिक और अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। अल्पाइन मतलब ऊंचे पर्वतों के चोटियों की बात कर रहे हैं, जो ठंडे तापमान और कम वनस्पति की विशेषता यहाँ पर मिलती है। तो ये स्थल पर पाए जाने वाले प्रमुख स्थल पारिस्थितिक तंत्रीय प्रभाग हैं, ठीक है? मीठे पानी, आगे हम जलीय प्रभाग की बात करते हैं, तो इसमें मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र इसमें शामिल होती हैं, नदियाँ, झीलें, तालाब और आर्द्र भूमियाँ शामिल की जाती हैं। आर्द्र भूमि अलग से भी है और आर्द्र भूमि इसमें भी शामिल की जाती है, क्योंकि ये मीठे पानी से होते हैं। जैसे आपके ये मिलेगा सुंदरबन डेल्टा का रीजन होता है, जो सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ा है, तो डेल्टा का जो क्षेत्र समुद्र के नजदीक होता है उसका अलग होता है और उसके बाहर वाला क्षेत्र अलग हो जाता है। तो ये है आर्द्र भूमि, दलदल जहाँ मिलते हैं, और जलदल से युक्त पानी वाला क्षेत्र, जिसमें से प्रत्येक का अपना अनूठा जलीय जीवन और वनस्पति है। जैसे नदियों का अलग है, झील का अलग है और तालाब में अलग है, ठीक, इस तरीके से। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, दुनिया के महासागरों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। समुद्री की बता रहे हैं ना, एक समुद्री में क्या होता है, इसको भी अलग अलग सब डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मूंगा चट्टानें होती हैं, फिर केल्प वन या डेल्टा वन के आसपास, और जो उसके बाद डूबे हुए वन। गहरे समुद्र के वातावरण, प्रत्येक का अपना अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें समुद्रों में जो द्वीप के रूप में उभर के सामने आती हैं, तो उन पर उनकी अपनी अलग होती है पारिस्थितिकी। फिर और गहरे जो क्षेत्र होते हैं उनकी अलग होती है। जैसे स्थल पर भी अलग अलग पारिस्थितिकी होती है, यहाँ तक कि गुफा पारिस्थितिकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जाते हैं, पृथ्वी के प्रभाग में नहीं जाते। कोरल रीफ क्षेत्र विविध मूंगा पारिस्थितिक तंत्र के साथ, यानी इसमें भी बहुत अधिक रीजन होते हैं, उनके छोड़ दीजिए, रीजन के साथ में गर्म साफ पानी में पाया जाता है। गर्म होना चाहिए और साफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदगी युक्त नहीं होना चाहिए। पॉलिप्स द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र यह होते हैं। इसके बाद आता है आपका मुहाना क्षेत्र। तो मुहाना क्षेत्र में क्या है, संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ मीठा और खारा दोनों पानी मिलते हैं, जो अक्सर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जहाँ मीठा पानी खारे पानी से मिलता है, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है। इसके बाद है आर्द्र भूमि विशिष्ट वाले पर आ जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्रों में मिलता है, ये बात करते हैं। दलदल दलदल और
संतृप्त मिट्टी वाले दलदल जैसे क्षेत्र, यानी एक तो होता है दलदल होता है जहाँ पर पानी अधिक होता है और मिट्टी में दलदलीपन यानी घुसाव ज़्यादा होता है, पैर रखने घुस जाता है। दूसरा होता है कि दलदल और संतृप्त यानी थोड़ा-थोड़ा दबने वाला एरिया होता है और मिट्टी पूरी तरीके से जलासक्त होती है। एक होता है जहाँ पर ऐसे पैर रखते ही घुस जाएँगे। दूसरा दलदल होता है और संतृप्त मिट्टी वाले दलदल होता है। 3 प्रकार के दलदल की बात कर रहा है, जिसमें एक में पानी है, पानी के साथ में दलदल होता है, जिसमें पानी रखते ही पैर में फँस जाते हैं। दूसरा होता है कि पानी बहुत कम होता है, मिट्टी दबती रहती है, फिर भी फँसाने का चांस होता है, यानी पैर हमारा अगर रखेंगे तो फँस जाएँगे। एक तीसरा होता है कि जो सिर्फ पानी से युक्त तो होता है, पानी युक्त होता है मतलब पानी की मात्रा अधिक होती है, उसकी जो गुण होता है मिट्टी का उससे, यानी ऊपर ठोस रहेगा, नीचे दलदल रहता है, तो इस तरीके के दलदल मिलते हैं। फिर ध्रुवीय बर्फ पारिस्थितिकी तंत्र बता रहे हैं ना, ध्रुवीय बर्फ दोनों एक ही अवधारणा में रखे गए हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में अद्वितीय प्रजातियों का समर्थन करना, अद्वितीय यानी जो दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक में अत्यधिक ठंड के लिए अनुकूलित पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील जैसे जीव पाए जाते हैं, खासतौर से अंटार्कटिका में। और पोलर बियर वगैरह जो मिलते हैं, रेनडियर वगैरह जो मिलते हैं, ये हैं आपके इस रीजन के जानवर। और वनस्पति बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत मुलायम होती है, जो कि एक निश्चित समय में फूलते हैं जब वहाँ पर दिन का समय होता है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र हिमालय, रॉकी जैसे पर्वत श्रृंखलाओं में अल्पाइन घास के मैदान से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों तक विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हैं। बताए ना कि जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनका 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर की जो क्रम है वो मिलता जाता है। उसके बाद शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं तो क्या होता है, अद्वितीय शहरी पारिस्थितिक तंत्र के साथ मानव निर्मित वातावरण जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं क्या है। अब ये है कि पारिस्थितिक और पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी कुछ बातों की यहाँ पर बात कही गई है, तो उसको देख लेते हैं क्या कहा गया है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कुछ अन्य शब्द भी इसके लिए जगह जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी बात कहा जा रहा है इसके लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए। फिर इसमें है बायोसिनोसिस, इसका प्रयोग शब्द सबसे पहले मोबियस द्वारा 1877 में किया गया, जैसे मोबियस 1877, ठीक है। दूसरा है बायोजियोसिनोसिस, इसका प्रयोग रूस में डेकोचेव के अनुयायी सुकासेव, यानी डेकोचेव बहुत बड़े आपके थे, क्या थे, मृदा वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, यानी भूगोल का समग्र भूगोल स्थापित करने का जो श्रेय है रूस रसिया में डेकोचेव को है। तो उनके ही अनुयायी के द्वारा, सुकासेव के द्वारा 1941 में प्रयोग किया गया बायोजियोसिनोसिस, और आज भी वहाँ पर यही इस्तेमाल किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के जगह पर। उसके बाद मेजर ने दोनों शब्दों इकोसिस्टम और बायोजियोसिनोसिस में डिफरेंस बताते हुए कहा है कि बायोजियोसिनोसिस जो शब्द है केवल पारिस्थितिकी संबंधों का आभास कराता है, यानी इसमें कौन से संबंध पाए जाते हैं इसके, जबकि इकोसिस्टम शब्द इन संबंधों की कार्यप्रणाली का, यानी ये संबंध कैसे कार्य करते हैं ये बताता है। दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक ही हैं, ठीक, लेकिन अब इन्होंने अंतर बताया है, तो अंतर में उनको आभास होता है। बायोजियोसिनोसिस में क्या है कि इनको संबंध को बताता है, और ये बताते हैं कि उसमें संबंध तो है लेकिन वो कैसे काम करता है वो इकोसिस्टम बताता है। फिर पारिस्थितिकी का अध्ययन हिपोक्रेटस अरस्तु से शुरू होता है, यानी हिपोक्रेटस और अरस्तु के समय से ही पारिस्थितिकी का अध्ययन शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जीव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया था, तो अगर ये संभवतः सबसे पहले किया था तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र का जो शुरुआत है, जनक है, थियोक्रेटस को मानना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है। अर्नेस्ट हाइकल ने सबसे पहले जीव और पर्यावरण के संबंधों के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? और टॉन्सले ने इकोसिस्टम का प्रयोग किया। सुकासेव ने बायोजियोसिनोसिस का, और मोबियस ने बायोसेनोसिस का, ठीक है। जियोफ्री संत हिलेरी जियोफ्री संत हिलोरी हिलेरी इनका नाम था, ऐसे समझिए। इन संबंधों के लिए 1859 में इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, यानी ये एक संत थे, इन्होंने जो पर्यावरण और जीव के बीच संबंध मिलता है उसके लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। रिटर ने 1868 में इसके लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से जो पारिस्थितिकी का अध्ययन है, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन है, वो कई शब्दों से गुजर कर आधुनिक में इकोसिस्टम बनकर हमारे सामने और इकोलॉजी के रूप में आया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है यहाँ पर, अब पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा सा क्या है यहाँ का परिचय दिया गया है, तो देखते हैं क्या है पारिस्थितिकी का परिचय। पारिस्थितिकी जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वैज्ञानिक अध्ययन किसका किसका है? पर्यावरण और जीवित जीवों के बीच का संबंध। और यह जो है, यानी पारिस्थितिकी यह पता लगाता है कि जीव एक दूसरे और उनके परिवेश के साथ कैसे संपर्क करते हैं, यानी कैसे रहते हैं एक दूसरे से, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और प्राकृतिक दुनिया पर मानव गतिविधियों के प्रभाव जैसे कारक शामिल हैं। अब यानी आज अगर हम देखें तो सब कुछ इसमें पारिस्थितिक तंत्र भी है, और उसमें जैव विविधता क्या होती है, प्राकृतिक दुनिया, अगर प्राकृतिक दुनिया पर मनुष्य का कैसा प्रभाव है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, किसमें, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पारिस्थितिकी इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि जीव एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क में रहते हैं या संपर्क करते हैं। उसमें जीवित जीव के बीच संबंधों के साथ साथ जलवायु, क्षेत्र और संसाधनों जैसे निर्जीव कारकों के साथ
उनकी अंतःक्रियाएँ भी शामिल है। यानी जो ये संबंध होता है, उस संबंध के बीच में क्या है, कौन-कौन से होते हैं? एक जीव का दूसरे जीव से ना, और एक जाति के जीव का उसी जाति के जीव से, एक जाति के जीव का दूसरे जाति के जीव से, फिर एक समूह से दूसरे समूह का, फिर प्राकृतिक वस्तुओं यानी सजीव से निर्जीव का, ठीक है? और फिर सजीव से निर्जीव के अंतर्गत में संसाधन, ऊर्जा का कैसे उपयोग हुआ कैसे, ये सब चीज़ों का और उनकी इंटर म्यूचुअल जो म्यूचुअल की बात करें, इंटर रिलेशनशिप की बात करें, यानी अगर वो एक जीव दूसरे जीव के साथ संबंध कैसा है, उस दूसरे जीव का दूसरे जीव के साथ भी कैसा संबंध है, यानी इस तरीके से म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और पारिस्थितिक दुनिया पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए अब ये कह रहे हैं कि जो मानव का इम्पैक्ट है, मानव पारिस्थितिकी भी एक क्षेत्र है, तो मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्राकृतिक दुनिया पर जहाँ पर इंसान नहीं है, उसके और इंसान है वहाँ पर कैसा दोनों में अंतर है, जैव विविधता में, पारिस्थितिक तंत्र में। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए पारिस्थितिक वैज्ञानिक इन अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो ये है पारिस्थितिकी। अब इसकी थोड़ी-सी परिभाषा देख लेते हैं। चार्ल्स जे कैप्स के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों के वितरण और बहुतायत जीवों यानी इनकी संख्या, जनसंख्या, वितरण, जनसंख्या और जीवों के बीच बातचीत बातचीत का मतलब इंटरैक्शन और उनके अजैविक पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत का अध्ययन है। बातचीत से यहाँ पर इंटरैक्शन, इंटर रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप से ही समझ सकते हैं। बातचीत के लिए ये जो टर्म यूज़ किया गया, ठीक है ना? अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहा, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, किसकी है? जीव विज्ञान की शाखा है, जो जीवों के एक-दूसरे से और उनके भौतिक परिवेश के साथ से संबंधित है। यानी एक-दूसरे जीवों के एक-दूसरे से, फिर उनके भौतिक जो संबंध है भौतिक पर्यावरण के साथ, उससे यह अध्ययन संबंधित होता है। यूजीन पी. ओडम ओडम ने बताया कि पारिस्थितिकी रिश्तों का विज्ञान है। ठीक है? रिश्तों का विज्ञान, जैसे मानवीय रिश्ते, हमारे हम लोगों के जो रिश्ते हैं उनका नहीं, रिश्तों का कैसा रिश्ता है, क्रियात्मक रिश्ते की बात कर रहे हैं। यह अध्ययन करता है कि जीवित चीज़ें एक-दूसरे से और अपने यानी उनके भौतिक परिवेश से कैसे संबंधित है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि हम इसका दूसरा भाग भी आपके सामने रख सकें, आगे इसको ले चलें और ज्ञानवर्धक चीज़ को प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।